हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से चैप्टर 3 प्रशासन के सिद्धांत, पार्ट है 7। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। आपके 2012 से 2023 तक के सारे जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो सॉल्व कराए जा चुके हैं। तो आप चैनल पे बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। व्यवहारवादी उपागम यानी बिहेवियर अप्रोच। मूल विषय वस्तु क्या है, इसका बेसिक थीम। तो व्यवहारवादी उपागम संगठन के मानव संबंध सिद्धांत का परिष्कृत, व्यवस्थित और सूक्ष्मतर संस्करण है। दरअसल प्रशासनिक व्यवहार को 1930 के दशक में मानव संबंध आंदोलनों के साथ माना गया। व्यवहारवादी उपागम के लोकप्रिय होने से काफी पहले ही D.S. पुंग, एल्टन म्यो को व्यवहारवादी वैज्ञानिक कहते हैं। बाद में चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, अब्राहम मैस्लो, डगलस मैकग्रेगर, क्रिस और ग्रेस, E.W. बांके, हर्जबर्ग, रेसिस लिक्टस, वॉरेन बेनिस, जॉर्ज होम्स, कॉट लेविन, कार्ल रोजर्स, J.L. मोरेनो व अन्य द्वारा विकसित किया गया। किंतु इसके सर्वप्रसिद्ध अग्रणी हर्बर्ट व्यवहारवादी उपागम को सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम और नव मानव संबंध उपागम के रूप में जाना जाता है। हर्बर्ट ए साइमन को किसके रूप में जाना जाता है? तो व्यवहारवादी उपागम किसने दिया था? हर्बर्ट ए साइमन ने दिया था। इसका लक्ष्य सांगठनिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। अतः व्यवस्थित, वस्तुगत और अनुभविक अध्ययनों के जरिए यह सांगठनिक विन्यास में मानव व्यवहार के बारे में व्यवहारिक सुझाव विकसित करने का प्रयास करता है। व्यवहारवादी उपागम का सरोकार सांगठनिक व्यवहार यानी सांगठनिक विन्यास में लोगों का व्यवहार को वैज्ञानिक ढंग से समझने के लिए समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान और नृविज्ञान की तकनीकों और नतीजों को लागू करने से है। संक्षेप में कहे तो व्यवहारवादी जो उपागम है संगठनों में मानव व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन का नाम है। कि व्यवहारवादी उपागम क्या है? कि जो भी संगठन है उसमें मानव व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन का नाम ही क्या है? व्यवहारवादी उपागम है। विशेषताएं क्या है इसकी? तो लोक प्रशासन के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम की निम्नलिखित विशेषताएं। सबसे पहला है, ये सुझावात्मक होने के बजाय व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक है। इसका सरोकार संगठनों में लोगों के वास्तविक व्यवहार से है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका नाता सांगठनिक व्यवहार के तथ्यों से है। इसका मानना है कि सामान्यीकृत कथन, सार्वभौमिक नियम विकसित करने के लिए संगठन में लोगों के व्यवहार का वस्तुपरक अध्ययन किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है, यह किसी संगठन में काम कर रहे लोगों के बीच अनौपचारिक संबंधों और संचार प्रतिरूपों पर जोर देता है। थर्ड है, ये सांगठनिक व्यवहार की गतिकीय पर ज़्यादा ध्यान देता है, जो कि प्रेरणा, नेतृत्व, निर्णय निर्माण शक्ति, प्राधिकार इत्यादि सिद्धांत के रूप में है। फोर्थ पॉइंट है, इसका मुख्य रूप से इसका सरोकार परिणामीकरण, अंकगणितीय और औपचारिक सिद्धांत निर्माण से है। ये प्रशासन के अध्ययन की वैज्ञानिक अंतर्वस्तु को बढ़ावा देना चाहता है। इस प्रकार कहे तो
जिन्होंने क्लासिकी चिंतकों से अलग प्रांतीय उपागम पर बल दिया, वे व्यवहारवादी सार्वभौमिक उपागम पर बल देते हैं, अर्थात वे सांगठनिक प्रक्रियाओं की व्याख्या का दावा करते हैं जो तमाम प्रकार के संगठनों में समान होती है। 5th पॉइंट है, अतः यह समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, नृविज्ञान आदि जैसे अन्य सामाजिक विज्ञानों से अवधारणाएं, तकनीक, सूचना और परिप्रेक्ष्य लेता है। 6 पॉइंट है, ये पद्धति विज्ञान में अनुभविक है। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र अध्ययन, प्रयोगशाला अध्ययन जैसी वैज्ञानिक पद्धतियों का समर्थन करता है। स्मिथबर्ग के अनुसार लोक प्रशासन के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम की 4 मुख्य चारित्रिक विशेषताएं हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहला है, यह व्यक्ति और प्रशासनिक संगठन के साथ उसके संबंधों पर ज़्यादा ध्यान देता है। पहले के दृष्टिकोण, विशेषकर टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन, व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं और प्रशासनिक संगठन से अलग सामाजिक समूहों से उसके संबंधों पर ध्यान दिए बगैर उसे महज वस्तु या साधन मान लेते थे। 2nd पॉइंट है, यह प्रशासनिक संगठन का एक सामाजिक व्यवस्था है। क्या है? सामाजिक व्यवस्था के रूप में अध्ययन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह संगठन के लोगों के अनौपचारिक और औपचारिक दोनों ही प्रकार के संबंधों पर समान रूप से ध्यान देता है। इसके विपरीत पहले के उपागम सिर्फ औपचारिक और तार्किक संबंधों पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो हर्बर्ट साइमन का प्रशासनिक है, व्यवहारवादी उपागम है, ये क्या करता है? अनौपचारिक और औपचारिक संगठन दोनों पे ही ध्यान देता है। 3rd पॉइंट है, प्रशासन को मानव संबंधों का एक जटिल योग बताते समय यह संचार के साधन पर ध्यान देता है। इसके अतिरिक्त लोक सेवा में यह संचार के औपचारिक साधनों से ज़्यादा अनौपचारिक साधनों पर जोर देता है। दूसरी ओर पहले के उपागम संचार के केवल औपचारिक साधनों पर जोर देते थे। 4th पॉइंट है, ये संप्रभुता की सिद्धांत का स्थान वैधता के सिद्धांत को देता है। संप्रभुता के पारंपरिक सिद्धांत ने उच्च-नीच-क्रम ढांचे, प्राधिकार की रेखा, निर्देश की श्रृंखला, क्रमिक प्रत्यायोजन इत्यादि के सिद्धांतों को जन्म दिया। दूसरी ओर वैधता की नई सिद्धांत का मुख्य रुझान ये अध्ययन करना है कि क्यों व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक रूप से विचार करने पर भी ये महसूस करते हैं कि उन्हें आदेशों को पालन करना चाहिए। इस प्रकार व्यवहारवादी उपागम प्रशासनिक नेतृत्व और प्रेरणा पर बल देते हैं। हर्बर्ट साइमन ने प्रशासनिक व्यवहार का समकालीन शोध को 4 श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहला है कि वेबर की धारा से जुड़ी नौकरशाही का शोध, जो मैक्स वेबर थे उनकी जो नौकरशाही है उस पर शोध। 2nd है बढ़ती कार्य संतुष्टि और उत्पादकता से सरोकार रखने वाले और प्रेरणाओं पर केंद्रित मानव संबंध पर शोध। 3rd है बर्नार्ड साइमन के सांगठनिक संतुलन का इस्तेमाल करने वाले शोध, जिनका लक्ष्य संगठन के भागीदारों की प्रेरणाओं के अंतर्गत किस अर्थों में संगठनों की जीवित रहने और बढ़ने की व्याख्या करना। 4th पॉइंट है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं और प्रशासनिक व्यवहार के तार्किक अंगों पर खास तौर से ध्यान देते हुए निर्णय निर्माण प्रक्रिया पर शोध करना। व्यवहारवादी उपागम में चेस्टर बर्नार्ड के योगदान की चर्चा पहले ही की जा चुकी है और हर्बर्ट साइमन के योगदान की चर्चा प्रशासनिक व्यवहार के अध्याय में निर्णय निर्माण के संबंध में की जाएगी। क्रिस और ग्रिस का योगदान। अपनी पुस्तक
पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन 1957 में क्रिस और ग्रिस व्यक्ति और संगठन के बीच के संबंधों की पड़ताल करते हैं और संगठन के क्लासिकीय सिद्धांत की आलोचना करते हैं। व्यवहारवादी उपागम सिद्धांत के विकास में उनके योगदान पर निम्न शीर्षकों के तहत चर्चा की जा सकती है। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? क्रिस और ग्रिस के बारे में, जिन्होंने परिपक्वता और अपरिपक्वता पर का सिद्धांत दिया है। ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि क्रिस और ग्रिस ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो क्रिस और ग्रिस के अनुसार संगठनों में लोगों में अपरिपक्व से परिपक्व स्थिति की ओर विकसित होने की प्रवृत्ति होती है। यह विकास निम्न 7 परिवर्तन से होता है। कौन से 7 परिवर्तन है? तो सबसे पहला है निष्क्रिय शैशव में व्यस्त सक्रियता तक। सेकंड है निर्भरता से सापेक्ष अनिर्भरता तक। थर्ड है सीमित व्यवहार से कई भिन्न व्यवहारों तक। फोर्थ है अनिश्चित उथली संक्षिप्त रुचियों से स्थायी गहरी रुचियों तक। फिफ्थ है लघुकालीन परिप्रेक्ष्य से दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य तक। सिक्स्थ है अधिष्ठित सामाजिक स्थिति से समान या श्रेष्ठ सामाजिक स्थिति तक। 7 है आत्म जागरूकता के अभाव से आत्म जागरूकता और आत्मनियंत्रण तक। और ग्रिस ने तर्क दिया कि एक वयस्क व्यक्तित्व और एक क्लासिकीय संगठन, यानी कि क्लासिकीय सिद्धांत पर बना एक औपचारिक संगठन की जरूरतों में एक मूल असंगति होती है। ऐसे सिद्धांत कर्मचारी को निष्क्रिय, निर्भर, अधिष्ठित और लघुकाल निर्देशित कर देता है। उन्होंने कहा कि ये असंगति 3 स्थितियों से बढ़ती है। कौन सी 3 स्थितियां हैं? पहला है जब लोग ज़्यादा परिपक्व हो जाता है तब असंगति आ जाती है। सेकंड है जब संगठन के औपचारिक ढांचे को ज़्यादा सख्त और तार्किक बनाया जाता है। और थर्ड है जब हम निर्देश की रेखा में नीचे जाते हैं, अर्थात निचले स्तरों पर। ऐसी असंगत स्थिति में व्यक्ति निम्न रूप से प्रतिक्रिया देता है। क्या प्रतिक्रिया देता है? या तो वो संगठन को छोड़ सकता है, वह सांगठनिक पदानुक्रम में ऊपर चढ़ने का प्रयास कर सकता है जहां असंगति कम हो, वह रक्षात्मक तरीकों का प्रयोग कर सकता है, वह थका और नीरस हो सकता है। संलयन प्रक्रिया सिद्धांत क्या है? संलयन प्रक्रिया सिद्धांत तो क्रिस और ग्रिस व E.W. बांके ने संलयन प्रक्रिया सिद्धांत का विकास किया। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन और व्यक्ति दोनों आत्म वास्तविकरण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए संगठन का इस्तेमाल करता है। यह व्यक्तिकरण प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। उसी प्रकार संगठन अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए व्यक्ति का इस्तेमाल करता है। इसे समाजीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। इन दोनों प्रक्रियाओं में एक साथ सक्रिय होने की क्रिस और ग्रिस व E.W. बांके ने संलयन प्रक्रिया कहा है। व्यक्तिगत और सांगठनिक लक्ष्यों का एकीकरण। क्रिस और ग्रिस ने व्यक्ति की जरूरतों और संगठन के लक्ष्यों को जोड़ने की निम्न रणनीति सुझाई। सबसे पहला है उन्होंने क्लासिकीय औपचारिक सांगठनिक ढांचे में एक परिवर्तन और मैट्रिक्स संगठन की वकालत की। इसके अंतर्गत श्रेष्ठ अधीन संबंधों को हटा दिया जाता है और उनका स्थान आत्मानुशासित व्यक्तियों को दे दिया जाता है। विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए प्रोजेक्ट टीमें बनाई जाती है और शक्ति के बजाय प्रासंगिक सूचना और विशेषता के आधार पर रचना होती है। वे संगठन के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आयामों के आर पार व्याप्त होती है। थर्ड पॉइंट है उन्होंने व्यक्तियों की व्यक्तिगत योग्यता और अंतर्वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए टी ग्रुप प्रशिक्षण या संवेदनशीलता
जो टी ग्रुप प्रशिक्षण है वो किसने दिया है, तो क्रिस और ग्रिस ने दिया है, ये ध्यान रखना है, का सुझाव दिया। ये सामूहिक सक्रियता की प्रकृति को समझने का व्यक्तियों को अवसर देने के लिए बनाया गया प्रयोगशाला कार्यक्रम है। इसमें कर्मचारियों के बीच एक दूसरे के प्रति रुख को लेकर निर्बाध चर्चा और विचार होता है। उन्होंने डबल लूप शिक्षण तकनीक का सुझाव दिया, जिसमें आत्मव्याप्त तकनीकों की बजाय दूसरों से सीखना शामिल होता है। फोर्थ पॉइंट है, उन्होंने कर्मचारियों के बीच जिम्मेदारी की भावना पैदा करने, काम को ज़्यादा रुचिकर और संतोषकारी बनाने के लिए कार्य विस्तार का सुझाव दिया कि हमें कार्य का विस्तार करना चाहिए। इस विस्तार में व्यक्ति की बौद्धिक और अंतर्वैयक्तिक क्षमताओं पर अधिक उपयोग शामिल होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, उन्होंने भागीदारीपूर्ण नेतृत्व शैली का सुझाव दिया, जिसमें कार्य की स्थिति निर्धारित करते समय नेता अपने अधीनस्थों से सुझाव लेता है। इस शैली के प्रोत्साहन से प्रबंधन और मजदूर के बीच असहमति और विरोध घटता है। और ग्रिस ने दलील दी, और ग्रिस ने क्या कहा कि उपरोक्त सुझाव जो उन्होंने दिए हैं, सुधार की रणनीति जो बताई है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं को सांगठनिक लक्ष्यों से जोड़ने में मदद करेगी। ऐसा एकीकरण हर व्यक्ति के लिए आत्म वास्तविकरण की स्थिति पैदा करता है। ये व्यक्ति, संगठन और उसके परिवेश के लिए लाभदायी होता है। अब हम पढ़ेंगे रेसिस-लिक्टस के योगदान। रेसिस-लिक्टस की मुख्य रचनाओं में न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट 1961, द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन 1967 और न्यू वेज ऑफ मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट 1976 शामिल है। इसके अध्ययन का विषय संगठन में मानव संसाधन के प्रभावी उपयोग के लिए उपयुक्त प्रबंधकीय रणनीति से लागू करना रहा है। इस प्रकार इसका मुख्य सरोकार सांगठनिक लक्ष्यों की प्राप्ति से प्रबंधकीय कुशलता से है। लिक्टस ने 4 भिन्न प्रकार की प्रबंधकीय तंत्रों या शैलियों की अवधारणा की, जिन्हें एक निरंतरता में देखा जा सकता है। वे है तंत्र एक, प्रबंधन यानी शोषक निरंकुश, जो तंत्र सेकंड है, उदार निरंकुश और तंत्र थर्ड है, परामर्शीय और तंत्र 4 है, भागीदारी पूर्ण सामूहिक। तंत्र फर्स्ट प्रबंधन क्लासिकी प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि तंत्र 4 इसके विपरीत आदर्श संगठन की ओर ध्यान देता है। लिक्टस ने तंत्र 4 प्रबंधन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने प्रबंधन में तंत्र 4 उपागम को लागू किया, वे नेताओं के रूप में ज़्यादा सफल रहे। यह मामलों के प्रबंधन के अधीनस्थों की भागीदारी के कारण हुआ है। लिक्टस से जुड़ी अन्य अवधारणाएं क्या क्या हैं? तो सबसे पहली अवधारणा उन्होंने दी कि पर्यवेक्षकीय शैली, जो कि कार्य केंद्रित और कर्मचारी केंद्रित है। जो पर्यवेक्षीय शैली है वो क्या है? कार्य केंद्रित और कर्मचारी केंद्रित है। सेकंड है समर्थक संबंधों का सिद्धांत, और थर्ड है संबंधकारी पिन मॉडल, और फोर्थ है अंतःक्रिया प्रभावी तंत्र। अन्य योगदान कहाँ योगदान दिया है? तो प्रशासनिक अध्ययन में व्यवहारवादी उपागम के विकास में उन्होंने चिंतकों के योगदान निम्न है। कर्ट लेविन, जिन्होंने कौन सा दिया था? तो समूह गतिकीय और क्षेत्र सिद्धांत दिया था। कर्ट लेविन ने क्या दिया था? तो समूह गतिकीय और क्षेत्र सिद्धांत दिया था। कॉल रोजर्स परामर्श सिद्धांत का उपचारक उपागम बताया था उन्होंने। J.L. मोरिनो अंतर्वैयक्तिक संबंधों के अध्ययन के बारे में बताया था। मास्लो आवश्यकता
आवश्यकता का उच्चा नीच क्रम बताया था कि इनकी कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं, उसके बारे में बताया था। तो ये जो पूरी डिटेल है ये हमारी बुक एम लक्ष्मीकांत की ख़त्म हो जाएगी, फिर हम करेंगे अरिहंत की बुक, जिसमें इन्होंने डीपली बताया हुआ है। डेविस सी मैरीलैंड, अर्जित आवश्यकता सिद्धांत या उपलब्धि प्रेरक सिद्धांत। हर्जबर्ज, प्रेरणा हाइजीन सिद्धांत के बारे में बताया है। तो वॉरेन बेनिस, प्रयोगशाला प्रशिक्षण यानी टी समूह के बारे में उन्होंने बताया है। ब्लैक और मॉर्टन, प्रबंधकीय ग्रीड या नेतृत्व ग्रीड के बारे में बताया है। 9th है जॉर्ज सी हॉमेंस, मानव समूह गतिविधि, अंतःक्रियाओं एवं संवेदनाओं की पारंपरिक निर्भरता के बारे में बताया है। मास्लो व हर्जबर्ग के विचारों को प्रशासनिक व्यवहार अध्ययन में प्रेरणा के संबंध में विस्तार से बताया जाएगा। महत्व क्या है? प्रशासनिक चिंतन के विकास में व्यवहारवादी उपागम ने एक अहम योगदान किया। निम्न बिंदु इसके महत्व को समझाते हैं। सबसे पहला है कि वैज्ञानिक रूप से वैधता की परख के लिए सांस्कृतिक पार्य और राष्ट्र पार्य परिप्रेक्ष्य की परिकल्पना की जांच करने की पद्धति के कारण इसने तुलनात्मक लोक प्रशासन के आरंभ और विकास को प्रेरित किया। सेकंड है, इसने क्लासिकी उपागम की कमियों को मजबूती से दिखलाया। साइमन ने कहा, किसी विज्ञान के सिद्धांत विकसित होने से पहले इसके पास अवधारणाएं होनी चाहिए कि जो भी विज्ञान विकसित हो रही है उसके पहले उसके पास क्या होनी चाहिए, उसकी अवधारणाएं होनी चाहिए कि वो क्या है क्या नहीं है। थर्ड है, अनुभाविक उपागम का समर्थन करके इसने वैज्ञानिक शोध और व्यवस्थित सिद्धांत निर्माण हेतु औजार प्रदान किया। फोर्थ है, यह निर्णय निर्माण, संचार, प्रेरणा, नेतृत्व जैसे लोक प्रशासन के नए आयामों को सामने लाया। फिफ्थ पॉइंट है, इसने प्रशासन में संचार को सुधारने के लिए उपयोगी सुझाव दिए। दरअसल व्यवहारवादी युग के दौरान ही संचार प्रशासन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में उभरा। जो संचार है वो कब अस्तित्व में आया? जब ये व्यवहारवादी युग के बारे में बात चल रही थी, उस समय क्या आया? संचार प्रशासन सिद्धांत सबके सामने आया। 6 पॉइंट है, इसने प्रशासनिक व्यवहार के अध्ययन में नई सामाजिक मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टियां प्रदान की। 7 पॉइंट है, इसने लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए साइमन के निर्णय निर्माण उपागम के रूप में क्लासिकी उपागम को एक वैकल्पिक ढांचा दिया। 8 है, इसने यह तथ्य उजागर किया कि प्रशासनिक प्रक्रिया मानव भावनाओं, बोधों और इसके परिवेश से बहुत प्रभावित होती है। 9 पॉइंट है, इसने अपने अंतर्विषयक चरित्र के कारण लोक प्रशासन के क्षेत्र को कौशलों, अनुभवों, तकनीकों और सामाजिक विज्ञान की अन्य अवधारणाओं से समृद्ध किया है। 10 पॉइंट है, इसने लोक प्रशासन के अध्ययन के केंद्र को अनौपचारिक कानूनी ढांचों से लोगों और उनके व्यवहार की ओर विस्थापित किया है। आलोचना क्या है? क्रिटिज्म। उपरोक्त योगदान जो उपयुक्त महत्वपूर्ण योगदानों के बावजूद व्यवहारवादी उपागम की विभिन्न आधारों पर आलोचना की गई है। तो आलोचना भी सारे आपकी जितने भी उपागम हैं, जितने भी चिंतकों ने बात कही है, सभी की आलोचना हुई है। तो इसकी भी आलोचना हुई है व्यवहारवादी उपागम की। तो क्या है? सबसे पहला है कि इसने लोक प्रशासन के अध्ययन को लोक नीति के मुद्दों के लिए निष्प्राण और अप्रासंगिक बना दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यवहारवादी उपागम
प्रशासनिक परिघटना से मूल्यों को पूरी तरह अलग कर देता है, इसलिए इसकी आलोचना की गई। सेकंड पॉइंट है, यह प्रशासन के मूल निर्देशक यानी भौतिक जो है मुद्दों की व्याख्या नहीं कर सकता। लियो स्ट्रॉस ने व्यवहारवाद को प्रत्यक्षवाद का वह रूप कहा जो मूल्य मुक्त ज्ञान की तलाश करता है। उसी प्रकार क्रिश्चियन बे ने पाया कि व्यवहारवाद का अंतिम उत्पाद नैतिक रूप से तटस्थ यानी साहित्य है, जो रूढ़िवादी भी होता है और सामाजिक रूप से अप्रासंगिक भी होता है। थर्ड पॉइंट है, यह बड़े संगठनों के बजाय छोटे संगठनों के अध्ययन में ही लागू हो सकता है, अतः लोक प्रशासन में इसका सीमित उपयोग है क्योंकि इसका संबंध मतलब बड़े संगठनों से होता है। फोर्थ पॉइंट है, प्रशासनिक संगठनों के कामकाज को सुधारने के लिए यह ठोस रूप में कोई सुझाव नहीं देता। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यवहारवादी उपागम मानक होने के बजाय वर्णनात्मक है, यानी जो इसमें व्याख्या की गई है वो बहुत है, इसका वर्णन बहुत किया गया, अर्थात क्या होना चाहिए के बजाय क्या है को व्याख्यात करता है। फिफ्थ पॉइंट है, यह सांगठनिक परिघटना को समझने के लिए पर्याप्त अवधारणात्मक रूपरेखा मुहैया नहीं कराता। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यवहारवादी उपागम संगठन के मनोवैज्ञानिक चरों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रकार व्यवहारवादी उपागम अभिमुखीकरण और विश्लेषण में समष्टि के बजाय व्यष्टि है। संगठन का विकास किस प्रकार हुआ, तो कर्ट लेविन ने संगठन विकास के क्रम को मापने का आरंभिक औजार दिया था। संगठन विकास की दो ऐतिहासिक जड़ें प्रयोगशाला प्रशिक्षण तथा सर्वेक्षण अनुसंधान फीडबैक है। रिचर्ड बैकहार्ड द्वारा दी गई व्यापक परिभाषा के अनुसार संगठन विकास एक नियोजित संगठित शीर्ष से प्रबंधित होने वाला प्रयास है जो कि संगठन की प्रक्रिया में व्यवहार विज्ञान की जानकारी का प्रयोग करते हुए नियोजित हस्तक्षेप के माध्यम से संगठन की प्रभावकारिता और स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। वॉकर द्वारा दी गई साधारण परिभाषा के अनुसार संगठन विकास व्यवहारात्मक विज्ञान तकनीक शोध और सिद्धांत के प्रयोग के माध्यम से एक संगठन की संस्कृति में चलने वाले परिवर्तन की एक नियोजित प्रक्रिया है। निकोलस हेनरी ने संगठन विकास के लक्ष्य के निम्नलिखित पहलुओं का उल्लेख किया है। कौन कौन से? सबसे पहला है सदस्यों के साथ मिलकर एक सदस्य विशेष की योग्यता में सुधार करना। सेकंड है संगठन में मानवीय भावनात्मक वैधीकरण करना। थर्ड है सदस्यों के बीच आपसी समझ में वृद्धि करना। फोर्थ है तनावों को घटाना। फिफ्थ है टीम प्रबंधन और अंतर समूह सहयोग को बढ़ावा देना। सिक्स्थ है गैर प्राधिकारात्मक और अंतःक्रियात्मक पद्धतियों के माध्यम से संघर्ष समाधान हेतु अधिक प्रभावी तकनीकों का विकास करना। और सेवंथ है अल्प संरचनात्मक किंतु अधिक जैविक संगठनों का विकास करना। तो आज के लिए वीडियो सिर्फ इतना ही। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।